नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम व द्वितीय दोनों के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का जीके। राजस्थान जीके में राजस्थान इतिहास की यह रहेगी क्लास नंबर 12 है और आज हमारा रहेगा चौहान वंश के अंदर हाड़ा राजवंश। दोस्तों हाड़ा शाखा है उसके बारे में। बेसिकली हमने जो क्लास नंबर 10 थी हमारी उसके अंदर हमने देखा था सांबर, अजमेर और रणथंबोर का चौहान वंश। क्लास नंबर 11 के अंदर हम सिरोही जालोर चले गए थे, वहां पर जो सोनगरा और देवड़ा शाखा है उनके बारे में अध्ययन कर लिया। और क्लास नंबर 12 रहेगी जिसके अंदर जो बूंदी और कोटा के अंदर हाड़ा शाखा है जो चौहान वंश से रिलेटेड है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और यहां से आपको अच्छे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और अच्छे हमारी जो क्लास रहेगी वो एनसीईआरटी, हिंदी ग्रंथ अकादमी और आरबीएससी की जो पुस्तकें हैं उनके अकॉर्डिंग ली गई है। आप इन पुस्तकों को अगर पढ़ेंगे तो आपको निचोड़ इस क्लास के अंदर मिल जाएगा। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी साथी बाकी की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं वो रीट मेंस राजस्थान इतिहास हिस्ट्री के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर कर सकते हैं। और जो साथी इनके नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। तो मित्रों आज हम देखने वाले हैं हाड़ा शाखा के बारे में। हाड़ा शाखा जो कहां कहां पर है मित्रों, हाड़ा शाखा है बूंदी और कोटा में। बूंदी और कोटा के अंदर दोनों जगह है हाड़ा शाखा और इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे दोस्तों। चलिए मित्रों शुरू करते हैं क्लास। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हाड़ौती क्षेत्र का नामकरण चौहानों की हाड़ा शाखा के शासन के कारण हुआ है। जिस प्रकार नाडोल से जालोर जाते हैं चौहान, उसी प्रकार यहां पर भी नाडोल से चौहान आ जाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है दोस्तों। प्राचीन काल में इस समूचे क्षेत्र पर मीणाओं और भील सरदारों का क्या था, आधिपत्य थे। मीणा और भील सरदार था उनका यहां पर क्या था, आधिपत्य था। कोटा का नाम कोटिया भील पर और बूंदी का नामकरण बूंदा मीणा नाम दो सरदारों के नाम पर हुआ है दोस्तों। कोटा की बात करें या बूंदी की, यहां पर हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि बूंदी के अंदर पहले आएगा, कोटा में बूंदी से फिर आगे है जो हाड़ा शाखा जाएगी कोटा के अंदर। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। बूंदी का जो प्राचीन नाम है वो वृंदावंती मिलता है। कहां पर, रणकपुर शिलालेख है, खंजूरी शिलालेख है जो 1506 के अनुसार क्या नाम मिलता है दोस्तों, वृंदावती दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। अब मित्रों हम शुरू करते हैं कि बूंदी के अंदर जो हम चौहान वंश की बात करें, जो हाड़ा शाखा है वहां पर वो कहां से आती है और किस प्रकार शासन होता है और कौन कौन मुख्य शासक है जो बूंदी में बनते हैं। तो चलिए मित्रों, बूंदी के हाड़ा शासक। बूंदी में हाड़ा साम्राज्य का संस्थापक है देवा, देव सिंह माना जाता है दोस्तों। बूंदी में हाड़ा शाखा का जो संस्थापक माना जाता है वो देवा यानी देव सिंह माना जाता है। जो बंबावेड़ है ना उसका सामंत चौहान वंशीय देवा हाड़ा था जिसने मीणाओं को पराजित किया और बूंदी के अंदर हाड़ा शाखा का प्रारंभ किया दोस्तों। देवा नाडोल शाखा के चौहानों का वंशज, नाडोल शाखा की जो चौहान है उनका ये वंशज है दोस्तों। तथा मेवाड़ के जो बंबावड़ा गांव है उसका क्या था, ये सामंत था जिसने 1241 के अंदर मीणाओं को पराजित करके बूंदी में हाड़ा साम्राज्य की शुरुआत की थी दोस्तों। तो यहां पर देख लीजिए कि बूंदी के अंदर हाड़ा शाखा है जो चौहान वंशीय, ये नाडोल से ही आए हैं और 1241 के अंदर बूंदी के अंदर हाड़ा शाखा का शुभारंभ होता है दोस्तों। देवा का पुत्र था समर सिंह जो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था जिसने कोटिया भील से संघर्ष किया था। जिसने कोटा बसाया है ना उससे संघर्ष किया था दोस्तों समर सिंह ने, जो देवा का पुत्र था। तो अब सीधा क्वेश्चन यही है आपके लिए कि बूंदी के अंदर जो हाड़ा शाखा है, जो चौहान शाखा है, इसका संस्थापक कौन है? कौन है मित्रों? देवा हाड़ा दोस्तों। आगे चलिए अब समर सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। समर सिंह के पुत्र जेतर सिंह ने 1274 ईस्वी में कोटिया भील को पराजित करके उसका साम्राज्य बूंदी में मिला लिया। कोटा को कहां पर मिला लिया है? जेतर सिंह ने बूंदी के अंदर मिला लिया है दोस्तों। मेवाड़ के महाराणा छेतर सिंह ने बूंदी के शासक को हराकर इसका विलय मेवाड़ में कर लिया।
मेवाड़ के शासक आते हैं छेतर सिंह, जो हमने पढ़ा है मेवाड़ इतिहास, तो वहां पर आए थे हमारे छेतर सिंह। उन्होंने क्या किया, बूंदी के शासक को हराया और बूंदी को मेवाड़ में मिला लिया। तब से लगाकर 1569 ईस्वी तक बूंदी है जो मेवाड़ साम्राज्य के अधीन एक परगना था दोस्तों। 1569 ईस्वी में बूंदी के शासक होते राव सुरजन आड़ा। उन्होंने क्या कर ली, अकबर से संधि की और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बूंदी है ना, इसको मेवाड़ के आधिपत्य से मुक्त करवाकर मुगलों के अधीन है जो राज्य बना लिया। अब जो बूंदी है आपका, ये मेवाड़ से तो अलग हो गया है, लेकिन अधीन किसके आ गया है, अधीन आ गया ये मुगलों के दोस्तों। और यहां से हमारा जो व्यवस्थित क्रम है वो शुरू होता है दोस्तों। और सबसे पहले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं राव सुरजन हाड़ा दोस्तों। जो व्यवस्थित क्रम शुरू होता है बूंदी के अंदर हाड़ू का, वहां के पहले शासक बनते हैं राव सुरजन हाड़ा। बूंदी के राव सुरजन हाड़ा ने 1569 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी दोस्तों। तो 1569 ईस्वी के अंदर हाड़ू ने अकबर की या मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली है। सुरजन हाड़ा अपनी दानशीलता व धर्मपरायणता के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। कौन, सुरजन हाड़ा दोस्तों। उसने द्वारिकापुरी गुजरात में रणछोड़जी का मंदिर बनवाया है। द्वारिकापुरी गुजरात के अंदर रणछोड़जी का जो मंदिर है वो किसने बनाया है, राव सुरजन हाड़ा ने दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। आगे देखिए, उसी के समय चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र की रचना की है। जो चंद्रशेखर है इतिहासकार, उसने सुरजन चरित्र की जो रचना की है वो राव सुरजन हाड़ा के समय ही की है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। आगे देखिए, जितना साम्राज्य विस्तार सुरजन हाड़ा ने किया, अन्य किसी हाड़ा नरेश ने उतना क्या है, जो साम्राज्य का विस्तार है वो नहीं किया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए बन सकती है ये। इसके अलावा बूंदी के जो निकट 26 परगने थे, इसके अलावा बनारस के निकट 26 परगने थे, यह है जो इनको परगने जागीर के रूप में भी मिले दो दोस्तों। सम्राट के द्वारा जागीर के रूप में ये परगने इनको दिए गए थे दोस्तों। और आगे देखिए, सुरजन हाड़ा की जो मृत्यु होती है वो होती है 1585 ईस्वी में। कहां पर, काशी के अंदर सुरजन हाड़ा की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अगले जो शासक बनकर आते हैं हाड़ा के अंदर, हाड़ा शाखा में बूंदी के अंदर, वो आते हैं राव भोज। कौन आए मित्रों, राव भोज। अब देखिए, राव भोज के बारे में हम बात करते हैं तो इन्होंने 1585 से लेकर 1607 तक क्या किया है, शासन किया है। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपके लिए बन सकता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सुरजन हाड़ा की मृत्यु के बाद 1585 ईस्वी में उसका दूसरा पुत्र था राव भोज, वो बूंदी का शासक बना। उसने अकबर के समय मुगलों की क्या की है, बड़ी सेवा की है दोस्तों। राव भोज ने अपने पुत्र हरदय नारायण को कोटा का शासक बनाया। तो कोटा का जो शासक बनकर आया है हरदय नारायण हाड़ा शाखा में, वो किसका है दोस्तों, राव भोज का पुत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके लिए ये थे राव भोज। राव भोज के बाद अगले शासक बूंदी के बनते हैं राव रतन सिंह दोस्तों। 1607 से लेकर 1621 तक। राव भोज के बाद राव रतन सिंह बूंदी का शासक बना। उसे सरबुंदराय, अब देखिए यहां से सरबुंदराय और रामराज की क्या दी गई, उपाधियां दी गई दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा आपको रामराज की उपाधि, रामराज की उपाधि दी गई थी इसको, वो दी गई थी दोस्तों जहांगीर के द्वारा। क्योंकि ये क्या था, ये न्याय प्रिय शासक था दोस्तों। इस वजह से जहांगीर के द्वारा इसको क्या उपाधि दी गई, रामराज की। दूसरी बात है, सरबुंदराय की जो उपाधि है यह भी जहांगीर के द्वारा दी गई, क्योंकि यह चित्रकला का प्रेमी था। चित्रकला का प्रेमी था दोस्तों। अच्छे अच्छे चित्रों का निर्माण इसके समय हुए, इस वजह से सरबुंदराय की उपाधि दी गई। दूसरी बात, जहांगीर ने 5000 का मनसब भी दिया था। 5000 का मनसब है जो किसने दिया, इसको जहांगीर ने दिया राव रतन सिंह को।
यह भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। वह बहुत ही न्यायप्रिय राजा था, इस वजह से रामराजा उपाधि मिली। इसने अपने पुत्र गोपीनाथ की हत्या करने वाले ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया था। कारण क्या था कि उनको दंड क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो पुत्र था गोपीनाथ, ये क्या था, बहुत ही दुराचारी था। इस वजह से ब्राह्मणों ने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी दोस्तों। ये थे राव रतन सिंह। राव रतन सिंह के बाद अगले शासक बनते हैं राव शत्रुसाल हाड़ा, 1621 से लेकर 1658 ईस्वी तक दोस्तों। मुगल अभियानों में शत्रुसाल ने अपूर्ण वीरता का परिचय दिया था। मुगल सम्राट शाहजहां के समय इनको राव की उपाधि भी मिली थी और शाहजहां के समय ये दक्षिणी अभियानों पर भी गए थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रह सकती है शत्रुसाल हाड़ा दोस्तों। अब देखिए आगे, मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में दारा के पक्ष में युद्ध किया। सामूगढ़ 1658 में जो युद्ध होता है, उत्तराधिकारी युद्ध होता है सामूगढ़ में 1658 के अंदर, वहां पर गोली लगने से वीरगति को राव शत्रुसाल हाड़ा हो जाते हैं दोस्तों, वीरगति को प्राप्त दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। अब देखिए शत्रुसाल हाड़ा की जो स्मृति है ना, स्मृति के अंदर इनका पुत्र था अनिरुद्ध हाड़ा। इनका पुत्र था अनिरुद्ध हाड़ा, जिसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था बूंदी के अंदर। तो 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है, किनकी है, राव शत्रुसाल हाड़ा की है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निर्माण अनिरुद्ध हाड़ा ने इसका कराया था दोस्तों। ये थे शत्रुसाल हाड़ा। और शत्रुसाल हाड़ा के बाद इनके पुत्र, बड़े पुत्र बनते शासक राव भाव सिंह हाड़ा, 1658 से लेकर 1681 तक दोस्तों। राव शत्रुसाल के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र, नाम है भाव सिंह, 1658 में बूंदी का शासक बना। औरंगजेब ने मान्यता नहीं दी इसके शासन को। प्रारंभ में औरंगजेब ने मान्यता नहीं दी थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और मुगल सेना को खातौली में भाव सिंह ने पराजित किया। औरंगजेब ने क्या की, मान्यता नहीं दी और मुगल सेना भेज दी। तो खातौली के अंदर जो युद्ध होता है, एक खातौली का युद्ध अलग है, ये नॉर्मल युद्ध था, जिसके अंदर भाव सिंह है जो मुगल सेना को हरा देता है दोस्तों। फिर क्या होता है, बाद में औरंगजेब है ना, उसने इसको आगरा बुलाया, 3000 की जात, 2000 का सवार का मनसब इसको दिया। इसके अलावा डंका, झंडा और बूंदी की जागीर भी राव भाव सिंह हाड़ा को दी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। इसके अलावा एक बात करते हैं तो 1660 ईस्वी की अगर हम बात करें, 1660 ईस्वी में चाकण के घेरे में ये मिर्जा राजा जयसिंह के साथ थे दोस्तों, समझे आप। और भाव सिंह के शासनकाल में बूंदी की चित्रकला चरम पर पहुंच गई थी दोस्तों, भाव सिंह के शासनकाल के अंदर दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। भाव सिंह हाड़ा के बाद इन्हीं का छोटा भाई, शत्रुसाल का छोटा पुत्र और भाव सिंह का छोटा भाई शासक बनता है राव अनिरुद्ध हाड़ा दोस्तों। देखिए 1683 में अपने पिता शत्रुसाल की स्मृति में 84 खंभों की छतरी का निर्माण इन्होंने करवाया था, जो हमने शत्रुसाल के समय देख लिया था दोस्तों। 1688 में राजाराम जाट के विरुद्ध शाही सेना के साथ युद्ध लड़ा। शाही सेना के साथ थे और शाही सेना किसके विरुद्ध गई थी, राजाराम जाट के विरुद्ध गई थी, वहां पर युद्ध लड़ा दोस्तों। अनिरुद्ध हाड़ा की पत्नी थी नाथावती, जिसने निर्माण करवाया था रानी जी की बावड़ी का। रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था बूंदी के अंदर दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो अनिरुद्ध जी की रानी नाथावती, बूंदी के अंदर जो रानी जी की बावड़ी है, हम बावड़ियां पढ़ते हैं, वहां पर मुख्य रूप से आती है ये। इसका निर्माण नाथावती ने करवाया था दोस्तों। अब देखिए मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यह रही आपकी, अनिरुद्ध का पुत्र था जोध सिंह। क्या नाम था, जोध सिंह था दोस्तों। और जो जोध सिंह है, यह 1706 में गणगौर के अवसर पर नाव में, और नाव कहां पर चला रहे थे दोस्तों, नाव चला रहे थे जेत सागर तालाब में, जेत सागर तालाब के अंदर दोस्तों। देखिए नाव में अपनी पत्नियों व गणगौर की प्रतिमा के साथ डूब गया था दोस्तों, समझ गए आप। और वहां से कहावत भी है, हाड़ो ले डूबियो गणगौर,
हाड़ो लेडुब्यो गणगौर। तो कौन सा हाड़ा था ये जोध सिंह था, जो अनिरुद्ध सिंह राव है उनका क्या था, पुत्र था दोस्तों। समझ गए यहां से। इसके बाद अनिरुद्ध सिंह के बाद अगले शासक बनते हैं हाड़ा साका में, बूंदी में, वो बनते हैं राव राजा बुद्ध सिंह दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकारी युद्ध यानी 1707 में बहादुर शाह का इन्होंने साथ दिया, और बहादुर शाह का इन्होंने क्या दिया, साथ दिया। बहादुर शाह इनकी वीरता से क्या हुए, प्रसन्न हुए, और महाराव राणा का इनको किताब बहादुर शाह ने दिया दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ परगने भी इनको दिए गए थे। 1729 में जयपुर शासक जयसिंह से झगड़ा होने पर जयसिंह ने बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पर बैठाया था। अब देखिए, जो मुख्य चीज है वो याद रखना है यहां से आपको। 1729 में जयसिंह और राजा बुद्ध सिंह के मध्य हो जाता झगड़ा। देखिए, जयपुर के जयसिंह और राव राजा बुद्ध सिंह की। तो जो जयसिंह है ना, ये 1734 के अंदर नया शासक बना देते हैं यहां का। किसको बना देते हैं दोस्तों, दलेल सिंह को यहां से नया शासक बना देते हैं। बुद्ध सिंह है वो यहां से बेंगू चला गया। कहां चला गया, बेंगू चला गया, और वही 1739 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। बुद्ध सिंह के शासनकाल में मुगल शासक फर्क्यूसियर ने बूंदी का नाम बदला था दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट चीज रह सकता है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, याद कर लेना अभी आपको। बूंदी बुद्ध सिंह का जो शासनकाल है, इसी समय फर्क्यूसियर है ना, फर्क्यूसियर, इसने बूंदी का नाम बदला था। क्या नाम रखा था, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद बूंदी का नाम रखा गया था फर्क्यूसियर के द्वारा दोस्तों। तो यहां से अगले शासक बन गए दलेल सिंह। कब बने हैं, 1734 में। मृत्यु 39 में हुई है इनकी, लेकिन 1729 में इनको हटा दिया था। विवाद हुआ था 1729 में, और 1734 में इनको हटा दिया गया था। अब आगे चलिए। दलेल सिंह 1734 से 1748 तक शासक रहे, और सवाई जयसिंह द्वारा मनोनीत बूंदी का यह शासक था दोस्तों। तो दलेल सिंह है जो सवाई जयसिंह के द्वारा मनोनीत शासक है दोस्तों। अगले शासक बनते हैं बूंदी के, वो बनते हैं उमेद सिंह दोस्तों। कोटा शासक व मल्हार राव होलकर की सहायता से बूंदी प्राप्त किया था इन्होंने। उमेद सिंह ने कोटा शासक व मल्हार राव होलकर की सहायता से बूंदी की गद्दी प्राप्त की। दूसरी बात, मल्हार राव होलकर है ना, उनको उमेद सिंह मामा कहते थे, क्योंकि इनकी माता थी कच्छावी रानी, उसने मल्हार राव को राखी बांधी थी। इसी वजह से उमेद सिंह मल्हार राव होलकर को मामा कहते थे दोस्तों। बूंदी का जो तारागढ़ है ना, बूंदी का जो तारागढ़ किला है, उसके अंदर चित्रशाला का निर्माण करवाया था उमेद सिंह ने। बूंदी के तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह ने कराया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपका, स्वयं की सोने की मूर्ति बनाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। खुद की सोने की मूर्ति बनाई, जीवित रहते हुए बनाई थी, और उसका अंतिम संस्कार इन्होंने करवाया था दोस्तों। ये थे उमेद सिंह दोस्तों। और आगे बनते हैं विष्णु सिंह। अगले शासक बूंदी के जो बनते हैं वो बनते हैं विष्णु सिंह। 10 फरवरी 1818 को मराठों से सुरक्षा हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विष्णु सिंह ने क्या कर ली, संधि कर ली दोस्तों। तो ये तो है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय शासक। फिर हो जाती है 1857 की क्रांति, उस समय रहते शासक राम सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान बूंदी के शासक थे राम सिंह, और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग राम सिंह ने नहीं किया था दोस्तों। और बात करें बूंदी के अंतिम शासक की, तो बूंदी का जो अंतिम शासक था वो था बहादुर सिंह हाड़ा दोस्तों। तो यह था आपके बूंदी का हाड़ा वंश, बूंदी का हाड़ा वंश दोस्तों। अब यहां से हमने देखा था कि यहां से जो राव भोज है उनका पुत्र कहां चला जाता है, कोटा चला जाता है दोस्तों। तो कोटा में भी क्या है, हाड़ा साका है। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कोटा के अंदर हाड़ा साका दोस्तों। कोटा के हाड़ा चौहान
सर्वप्रथम बूंदी के शासक जेतर सिंह हाड़ा ने 1274 में कोटिया बिल को परास्त करके कोटा का जो क्षेत्र है उसको बूंदी साम्राज्य में मिलाया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यह रह सकती है दोस्तों। बूंदी के शासक राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह के द्वारा स्वतंत्र कोटा राज्य की स्थापना की गई थी। स्वतंत्र कोटा राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। वो की गई थी रतन सिंह का पुत्र था माधो सिंह, उसके द्वारा दोस्तों। तो यहां से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। अब देखिए मित्रों, हम रतन सिंह का पुत्र माधो सिंह की यहां पर बात कर रहे हैं और यहां से हर एक जानकारी आपके लिए क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। वैसे भोज का पुत्र वहां जाता है, वहां पर वो स्थापना करता है, लेकिन वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, जिसकी क्या है कि कोटा की एक शासक है जो आगे उसको निभा सके दोस्तों। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना होगा दोस्तों। अब देखिए हम कोटा में पहुंच गए और कोटा के अंदर यह याद रखना है कि कोटा के अंदर जो चौहान आया हाड़ा वंश है, इसका संस्थापक कौन है दोस्तों। ये सीधा सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपसे पूछा भी जा सकता है, तो थोड़ा इसको ध्यान से आपको देखना होगा। चलिए मित्रों, पहले शासक बनकर आते हैं कोटा के, वो आते हैं राव माधो सिंह 1634 से लेकर 1648 तक। माधो सिंह राव रतन सिंह का क्या था, द्वितीय पुत्र था। 17 साल तो वहीं पे शासक बन गया और ये आ गया यहां पे, और इसका जन्म हुआ था बूंदी के अंदर। वह अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत था। वह मुगल दरबार में इसका क्या था, अच्छा सम्मान था। मुगल दरबार में इसका अच्छा सम्मान था दोस्तों। वैसे मैंने एक आपको चीज बताई थी दोस्तों कि भोज का पुत्र था हरिदेव नारायण। भोज का पुत्र था ना हरिदेव नारायण। हरिदेव नारायण, हरिदेव नारायण है ना, इसने लगभग 1585 के आसपास यहां पर कोटा राज्य है ना, यहां का शासक नियुक्त हुआ था ये, और 1607 तक ये शासक रहा था। लेकिन उस समय जो शासन है वो भोज का चल रहा था, तो भोज ही इसका देखरेख करते थे। हाँ, एक अलग राज्य बनाया था, लेकिन देखरेख बूंदी के अंदर था। स्वतंत्र जो कोटा बनकर आया है, स्वतंत्र जो कोटा बनकर आया है, यह माधो सिंह के समय ही बनकर आया था दोस्तों। औरंगजेब भी माधो सिंह के युद्ध कौशल से क्या था, प्रभावित था दोस्तों। माधो सिंह ने एक छोटा सा राज्य विरासत के रूप में प्राप्त किया था, जिसे अपने प्रयासों से बढ़ाकर 43 परगनों में विभाजित कर लिया था दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो माधो सिंह है इसको शाहजहां के द्वारा नियुक्त किया गया था यहां पे, और धीरे धीरे अपने राज्य को बढ़ाते गए और कितने 43 परगनों को यहां पर इकट्ठा कर लिया। खानेजहां लोधी को 1631 में इन्होंने हराया था। इसके अलावा जुझार सिंह बुंदेला को 1635 में इन्होंने हराया था। यह भी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। माधो सिंह के बाद कोटा के अगले शासक बनते हैं राव मुकुंद सिंह हाड़ा दोस्तों, 1648 से लेकर 1658 तक। माधो सिंह के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राव मुकुंद सिंह कोटा का शासक बना। उसने मुगलों के साथ दक्षिण मालवा और चित्तौड़ के युद्ध में भी भाग लिया दोस्तों, और उत्तराधिकारी के संघर्ष में वह धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध जाता है दोस्तों। यह औरंगजेब के विरुद्ध चला जाता है, जो धर्मत का युद्ध होता है उसके अंदर दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है आपके लिए 1658 1659 के अंदर जो युद्ध होता है उत्तराधिकारी युद्ध, उसके अंदर दोस्तों, और यहीं पर यह क्या होता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है दोस्तों। इसके बाद अगले शासक बनकर आते हैं कोटा के, वो आते हैं राव जगत सिंह हाड़ा दोस्तों। राव जगत सिंह हाड़ा दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए 1658 से लेकर 1683 तक धर्मत के युद्ध में राव मुकुंद सिंह के वीरगति को प्राप्त होने पर वह कोटा राज्य का शासक बना, जिन्होंने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया। जगत सिंह शासक बना, बनते इसने सबसे पहले क्या किया, कन्यावध रोकने पर कन्यावध को लेकर ही रोक लगाई थी दोस्तों। 1680 ईस्वी में औरंगजेब के बीजापुर व गोलकुंडा के सुल्तानों तथा मराठों को पराजित करने के इरादे से दक्षिण की ओर बढ़ा, तो उस समय जगत सिंह भी शाही सेना के साथ था। वहीं 1683 में दक्षिण के अंदर जगत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो ये थे राव जगत सिंह।
1658 से लेकर 1683, और दक्षिण के अंदर ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इसके बाद अगले शासक बनते हैं राव किशोरी सिंह दोस्तों, किशोर सिंह। राव जगत सिंह के बाद माधो सिंह का सबसे छोटा पुत्र, माधो सिंह का सबसे छोटा पुत्र है ये किशोर सिंह, कोटा का शासक बना। बीजापुर की विजय के समय राव किशोर सिंह ने अपनी वीरता का परिचय दिया। मराठों के विरुद्ध भी उसने अद्भुत कौशल का है जो प्रदर्शन किया था। दक्षिण के अभियान में ही 1696 में इसकी मृत्यु हो गई। दक्षिण अभियान के समय इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। अब देखिए मित्रों, जो किशोर सिंह है उसने किशोर सागर तालाब है ना, उसकी मरम्मत करवाई और किशोर विलास बाग भी बनवाया। किशोर विलास बाग का निर्माण भी किशोर सिंह ने ही करवाया था दोस्तों। इसके अलावा किशोर सिंह ने चांदखेड़ी के जैन मंदिर है उनका निर्माण करवाया था। चांदखेड़ी के जो जैन मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया है, किशोर सिंह ने करवाया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इनके बाद अगला शासक बनता है कोटा का, वो बनता है राम सिंह दोस्तों। राम सिंह दोस्तों, बीजापुर की विजय में राम सिंह ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया था। अद्भुत वीरता का परिचय बीजापुर के युद्ध में राम सिंह ने दिया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपके लिए दोस्तों, क्योंकि इस समय यह बीजापुर का युद्ध होता है तो यह अपने पिता के साथ था दोस्तों। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय उत्तराधिकारी युद्ध में राम सिंह ने आजम का साथ दिया था। उत्तराधिकारी युद्ध में आजम के पक्ष में लड़ता है और वीरगति को प्राप्त हो जाता है दोस्तों। ये वीरगति को प्राप्त हो जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जाजू का युद्ध है ये 1707 के अंदर, जाजू का युद्ध हुआ था 1707 में। जो जाजू का युद्ध है, जाजू का युद्ध ये उत्तराधिकारी युद्ध था, जाजू का युद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए दोस्तों। राम सिंह के बाद अगला शासक बनता है भीम सिंह। सबसे इंपॉर्टेंट शासक आता है कोटा का दोस्तों। ये भीम सिंह कोटा राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक है, सबसे प्रभावशाली शासक है कोटा का दोस्तों। उसके समय कोटा का जितना विस्तार हुआ उतना किसी शासक के समय कोटा का विस्तार नहीं हुआ था। सर्वाधिक विस्तार हुआ था कोटा का भीम सिंह के समय दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। शाही दरबार में उसका विशेष सम्मान था, यानी मुगल सम्राट के समय, तथा सम्राट ने उसको महाराव की पदवी भी दी थी। सम्राट ने क्या पदवी दी थी, महाराव की पदवी दी थी दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ये जो शहीद बंधु है ना, शहीद बंधु, उनसे अच्छा संपर्क बनाए हुए था दोस्तों। अब देखिए आगे, महाराव की उपाधि किसको मिली है, भीम सिंह को। महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य की एक स्वतंत्र टकसाल भी स्थापित करवाई थी। कोटा राज्य में स्वतंत्र टकसाल है जो महाराव भीम सिंह ने स्थापित करवाई थी दोस्तों। महाराव भीम सिंह है जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वह राजकीय पत्रों में जय गोपाल लिखा जाता था। इनके जो राजकीय पत्र थे ना उन पर जय गोपाल लिखा जाता था। भीम सिंह ने बूंदी पर भी अटैक किया था। जो भीम सिंह है ना, इन्होंने बूंदी पर अटैक किया था और बूंदी से देखिए धूलदानी और कड़क बिजली जो तोपे हैं वो छीनकर लेकर आए थे। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। फर्क्यूसियर ने इनको 5000 का मनसब भी दिया था, यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। इनके समय स्थापत्य कला का क्या हो रहा है, पर्याप्त विकास इनके समय हो रहा है दोस्तों। अब देखिए, इनके अलावा इन्होंने निर्माण करवाया है भीम विलास, श्री बर्जनाथ जी का मंदिर, आशापुरा माता जी का मंदिर, भीमगढ़ का किला। इनके समय के क्या है, प्रमुख स्थापत्य है दोस्तों। और सर्वाधिक विस्तार कोटा राज्य का इन्हीं के समय होता है दोस्तों। इनकी मृत्यु होती है कुरवई के मैदान में। कहां पर होती है, कुरवई के मैदान में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अब देखिए, जो कुरवई का मैदान है वहां पर मृत्यु का कारण क्या बनता है। कुरवई के मैदान के अंदर ये शहीद बंधु के पक्ष में लड़ रहे थे और शहीद बंधु के विरोध में था निजाम, और वहां पर इनकी वीरगति प्राप्त करते हैं दोस्तों 1720 के अंदर दोस्तों। इनके बाद अगला शासक बनता है, जो बनता है राव अर्जुन सिंह, 1720 से 1723 तक, जो भी
शहीद बंधुओं का क्या रहता है, अच्छा समर्थक रहता है दोस्तों। इनके बाद 1723 में बनते हैं राव दुर्जनशाल हाड़ा दोस्तों, 1723 से लेकर 1756 ईस्वी तक दोस्तों। राव दुर्जनशाल कोटा के शासकों में अंतिम शासक था जिसके मुगलों से क्या रहे, अच्छे संबंध रहे। ऐसा अंतिम शासक है जिसका मुगलों के साथ अच्छा संबंध है, जो रहा है दोस्तों। अब देखिए इसके समय क्या होता है, मुगलों का प्रभाव यानी कि मुगलों से संपर्क कम हो गया है और मराठों का प्रभाव है वो बढ़ रहा है। मुगलों का तो प्रभाव कोटा में कम होता जा रहा है, जबकि मराठों का प्रभाव कोटा के अंदर बढ़ता जा रहा है दुर्जनशाल के समय दोस्तों। दुर्जनशाल के बाद इनका पुत्र बनता है शत्रुशाल, 1756 से लेकर 1764 को। इसके शासनकाल में बंटवाड़ा 12 का युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें झाला जालिम सिंह के नेतृत्व में कोटा की सेना ने जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह को क्या किया था, परास्त किया था दोस्तों। झाला जालिम सिंह के नेतृत्व में सेनापति था कोटा का, उसके नेतृत्व में बंटवाड़ा का युद्ध होता है और बंटवाड़ा के युद्ध के अंदर दोस्तों माधो सिंह जो जयपुर का शासक है सवाई माधो सिंह, उसको हराया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रह सकती है। शत्रुशाल के बाद अगले शासक बनकर आते हैं, वो आते हैं गुमान सिंह दोस्तों, 1764 से लेकर 1770 तक। इसने झाला जालिम सिंह को कोटा राज्य से निष्कासित कर उसकी जो नानता की जागीर थी वो क्या कर ली, जब्त कर ली। झाला जालिम सिंह जो बहुत ही तेज तरार आदमी था, उसको क्या किया इसने, कोटा से निकाल दिया है और उसकी जमानत है, जो जागीर है वो भी क्या कर ली है, जब्त कर ली है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। फिर क्या होता है, मराठा गतिविधियों से कोटा की जो स्थिति है वो संकटग्रस्त होती है, तो इसने मराठा वकील थे लालाजी बलाल के माध्यम से जालिम सिंह को पुनः कोटा बुलाया और अपने अल्पवयस्क पुत्र था उमेद सिंह, उसका क्या बना दिया, संरक्षक बना दिया दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रह सकती है। संरक्षक बनाया अपने पुत्र उमेद सिंह का। किसने बनाया है, बनाया है गुमान सिंह ने दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो जालिम सिंह को निकाल दिया, लेकिन जब मराठाओं का आक्रमण हो रहा है और स्थिति खराब होने लगी तो वापस बुला लिया। यह ध्यान रखना है आपको। अगले शासक बने राव उमेद सिंह, 1770 से लेकर 1819 तक राव उमेद सिंह कोटा के शासक रहते हैं। अब देखिए जालिम सिंह जो गुमान सिंह के समय थे, जो ये मानकर चलिए कि चरम पर थे, वो देखिए इनके शासनकाल में झाला जालिम सिंह की शक्ति व निरुकंसता है जो चरम पर पहुंच गई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये, क्योंकि उमेद सिंह जब अल्पवयस्क थे उस समय जालिम सिंह है वो उनका राजकाज है जो देखने लग गए थे, और इसी वजह से इनकी जो शक्ति है जालिम सिंह की वो बढ़ गई दोस्तों। इनके शासन में मराठों को दंड देकर वह कूटनीति से कोटा से दूर ही रखा गया दोस्तों। इसने 26 दिसंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। 26 दिसंबर 1817 को दोस्तों झाला जालिम सिंह ने अंग्रेजों से एक गुप्त संधि 1818 ईस्वी में करके राज्य की प्रशासनिक सत्ता है वो वंशानुगत अपने परिवार के लिए क्या कर ली, सुरक्षित कर ली दोस्तों। ये थे उमेद सिंह। उमेद सिंह के बाद अगले शासक बनते हैं राव किशोर सिंह दोस्तों, 1819 से लेकर 1828 तक। झाला जालिम सिंह से प्रशासनिक शक्तियों का लेकर इसका मतभेद इस कदर बढ़ा कि 1 अक्टूबर 1821 को झाला जालिम सिंह और किशोर सिंह के मध्य मांगरोल बारा का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों का सहयोग कर्नल टोड का जालिम सिंह को प्राप्त था। फलतः किशोर सिंह है वो युद्ध में क्या हो जाता है, परास्त यानी युद्ध हार जाता है दोस्तों। जो किशोर सिंह है ये कोटा से नाथद्वारा चला गया और कोटा राज्य श्रीनाथ जी को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। लेकिन मेवाड़ के महाराणा उस समय थे भीम सिंह, उन्होंने की मध्यस्थता और दिसंबर 1821 में वापस पुनः कोटा ये लौटा दोस्तों। वापस पुनः कब आ गया, कोटा आ गया। और इनके समय
झाला जालिम सिंह की मृत्यु 1824 के बाद उसका पुत्र माधो सिंह है, झाला जालिम सिंह है, इनका पुत्र था माधो सिंह, उसको कोटा का फौजदार 1824 से लेकर 33 तक बनाया गया दोस्तों। ये थे किशोर सिंह। किशोर सिंह के बाद अगले शासक बनते हैं राव राम सिंह द्वितीय दोस्तों, राव राम सिंह द्वितीय। इसके शासनकाल में अंग्रेजों ने 1837 ईस्वी में कोटा से 17 परगने अलग करके झालावाड़ राज्य की स्थापना की और झाला मदन सिंह है उसको वहां का प्रशासक या प्रशासक बना दिया। तो राम सिंह द्वितीय के समय ही झालावाड़ कोटा से अलग हुआ और झाला मदन सिंह को वहां का शासक बनाया गया। अंग्रेजों ने 1838 ईस्वी में इस नई रियासत को क्या कर दी, मान्यता दे दी दोस्तों। 1857 की क्रांति के दौरान राव राम सिंह द्वितीय का जयदयाल व मेहराब खान के साथ मिलकर जनता ने महलों में क्या कर दिया, नजरबंद। जयदयाल और मेहराब खान ने 1857 की क्रांति के समय राम सिंह द्वितीय को महलों में लगभग 6 महीने तक बंद रखा था दोस्तों। 1857 के विप्लव के शांति के बाद मेजर बर्टन की हत्या होने से इसकी सलामी की जो तोपों की संख्या है वो 17 से घटाकर 13 कर दी गई थी। कोटा राज्य में जो शासक को तोपों की सलामी दी जाती थी उसको 1857 की क्रांति के बाद 17 से 13 कर दी गई दोस्तों। ये राम सिंह द्वितीय थे, 1857 की क्रांति के समय ये शासक थे। झालावाड़ राज्य भी इन्हीं के समय अलग बनता है दोस्तों। अगले शासक बनते हैं राव शत्रुसाल द्वितीय दोस्तों, 1865 से लेकर 1888 तक। अंग्रेज सरकार का करपा पात्र फैजल अली खां प्रशासक रहा, जो कोटा का दूसरा जाला सिद्ध हुआ और इसके सम्मान में 9 तोपें दागी जाती थी। शत्रुसाल के समय करपा पात्र था फैजल अली, अंग्रेजों का करपा पात्र था फैजल अली, जो यह मान के चलो कि कोटा का दूसरा जाला बना और उसको 9 तोपों की सलामी भी दी जाती थी। प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। महाराव केवल नाम मात्र का क्या बना रहा, शत्रुसाल द्वितीय शासक बना रहा दोस्तों। शत्रुसाल के बाद अगला शासक बनकर आता है राव उमेश सिंह द्वितीय दोस्तों, 1888 से 1940 तक। यह कोटड़ा जागीरदार छगन सिंह का पुत्र था। कोटड़ा जागीरदार थी छगन सिंह की, उसका क्या था, पुत्र था दोस्तों, और इसने मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। 1896 ईस्वी में इसे शासन संबंधी अधिकार भी दिए गए दोस्तों। कोटा के 17 परगने जो झालावाड़ को दिए गए थे उनमें से 15 परगने 1 जनवरी 1899 को पुनः कोटा राज्य में मिला लिए उमेश सिंह द्वितीय ने। इसके शासनकाल में करजन कोटा आया था। वह प्रथम वायसराय था जो कोटा आया। वायसराय करजन आया था कोटा उमेश सिंह द्वितीय के समय दोस्तों। इसने सदैव ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व भक्ति का परिचय दिया था और कोटा राज्य का आधुनिकीकरण का कार्य इसी के समय शुरू होता है। कोटा राज्य में आधुनिकीकरण का कार्य है जो उमेश सिंह द्वितीय के समय ही शुरू होता है दोस्तों। और उमेश सिंह के बाद अगला शासक बनता है भीम सिंह, जो हम आजादी के समय देखते हैं। कोटा राजस्थान संघ जो 25 मार्च 1948 को बना उसकी राजधानी बना, वह महाराव को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया। यह कोटा का क्या था, अंतिम शासक था दोस्तों। तो मित्रों, आज की जो क्लास थी उसके अंदर हमने बूंदी और कोटा की जो हाड़ा चौहान शाखा है उसका अध्ययन किया। क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके बता दें। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।